हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था संचालन। अध्याय पहला अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1, जिसका नाम है संचालन और संचालन का स्वरूप और महत्व के बारे में। और इस चैप्टर के आज हम बढ़िया से सारे के सारे एमसीक्यू सीखेंगे और हम इसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे और साथ साथ में सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व भी कराएंगे और बढ़िया तरीके से हम सभी लोग इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में मजा आता है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करो और आगे बढ़ो। और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, सच में आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आपके अंदर वो सारी चीजें भरी हुई हैं, सारे नॉलेज है जो आप बोर्ड के एग्जाम में दे सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। और अगर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा ना, सच में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे बच्चे अच्छे से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को क्या कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, अन्य व्यक्ति मतलब दूसरे से काम लेने की कला को क्या कहते हैं। अन्य मतलब दूसरा, यानी दूसरे से काम लेने की कला को क्या कहते हैं। उसी को कहते हैं मैनेजमेंट, जो दूसरे से करवा सके संचालन। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या है कि अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। आइए हम इसको एकदम विस्तार से समझते हैं। आपको सबको पता है कि एक मैनेजर जो होता है वो दूसरे से उनका काम करवाता है, उसे तो संचालन कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर दूसरे से अपना काम करवाए तो उसे क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। तो इसमें वही तो लिखा हुआ है कि अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को संचालन कहा जाती है। अगर मान लो परिभाषा में भी 1 मार्क्स में पूछे कि भाई संचालन की क्या परिभाषा है, तो आपको यही परिभाषा लिखना है। क्या लिखोगे, अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को संचालन कहते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन कैसी प्रवृत्ति है। संचालन कैसी प्रवृत्ति है, तो संचालन सर्वव्यापी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक प्रवृत्ति में, हर एक एक्टिविटी में संचालन की जरूरत पड़ती है। चाहे वो उच्च स्तर हो, चाहे वो मध्य स्तर हो, चाहे वो निम्न स्तर हो, हर जगह पर संचालन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवृत्ति की दृष्टि से संचालन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। सर्वव्यापी का मतलब होता है हर एक जगह, सब जगह पे पाया जाता है संचालन। ठीक है, आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को अच्छे से लर्न करके जाना, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति को क्या कहते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है, ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं कला। ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति को क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। समझना क्या बेटा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संचालन एक कला है, ठीक है ना, जिसके अंदर नॉलेज होता है, स्किल होता है, ठीक है ना बड़ा। वही इंसान के अंदर क्या होता है, कला। ठीक है जी, यानी कला का मतलब ही यही होता है कि ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। जिसके पास नॉलेज होगा ना, वो कठिन से कठिन चीजों को भी क्या बना सकता है, आसान बना सकता है। ठीक है ना।
वो किसके अंदर है, वो स्किल होना चाहिए, वो कला होना चाहिए, वो आर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति को कला कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसायिक संगठन अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? यानी व्यवसायिक संगठन व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? तो वहां पर आएगा आचार्य संहिता। क्या आएगा? आचार्य संहिता। क्या आएगा भाई साहब? आचार्य संहिता। आचार्य संहिता का मतलब क्या होता है? यानी मतलब जैसे कि कोई भी नीति का निर्माण, कोई भी रूल्स, कोई भी नियम का निर्माण करता हो, और ये नीति कौन बनाता है बड़ा? उच्च स्तर के अधिकारी नीति तय करते हैं, रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उसी को कहा जाता है आचार्य संहिता। यानी व्यवसायिक संगठन अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? तो वहां पर आएगा आचार्य संहिता का निर्माण करते हैं। आचार संहिता एक तरीके की नीति होती है, पॉलिसीज होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5वां, उच्च स्तर का संचालन में किसका समावेश होता है? उच्च स्तर के संचालन में किसका समावेश होता है? तो उसके अंदर उत्तर आएगा बड़ा, उच्च स्तर में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन आता है बड़ा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा। कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, क्लियर हो बड़ा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी निम्न स्तर के दूसरे किस नाम से, निम्न स्तर का दूसरा नाम क्या है? तो निम्न स्तर का दूसरा नाम है कार्यकारण स्तर। कार्यकारी स्तर, कार्यकारी स्तर मतलब इसका मतलब क्या होता है? कार्यकारी मतलब जो फील्ड में काम करता है, जो फील्ड पे जाकर क्या करता है? काम करता है, उसे कहते हैं कार्यकारी स्तर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कार्यकारी स्तर। इन निम्न स्तर का दूसरा नाम है कार्यकारी स्तर। 7वां, इनमें किसका समावेश होता है? समावेश संचालन के किसी भी स्तर में नहीं होता। मतलब इसमें से किसका समावेश संचालन के किसी भी स्तर में नहीं होता। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि संचालन के किसी भी स्तर में नहीं होता। तो वो है कर्मचारी। यानी कर्मचारी किसी भी स्तर में नहीं आते हैं संचालन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयोजन यहाँ धंधा की साहस का मस्तिष्क। धंधा के साहस मतलब व्यवसाय, यानी आयोजन यहाँ धंधा की साहस का क्या है? मस्तिष्क है। तो व्यवस्था तंत्र का यहाँ क्या है? आयोजन का ये मस्तिष्क है, तो व्यवस्था तंत्र का क्या है? शारीरिक ढांचा है। क्या है? शारीरिक ढांचा, जो लोग खुद से मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं शारीरिक ढांचा। आयोजन क्या करता है? मस्तिष्क। और व्यवस्था तंत्र क्या करता है? शारीरिक ढांचा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आई होप, आशा करता हूं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज याद हो रहे होंगे और बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किसी एक का समावेश मानव संसाधन, बड़ा यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको सुधार दे रहा हूं, यहाँ पर इसको सुधार रहा हूं। इसकी जगह पे लिखना है संचालन। क्या आएगा? संचालन आएगा। ठीक है, तो चलिए, इनमें से किसी एक का समावेश मानव संसाधन संचालन में नहीं होता है। तो उसमें से ऑप्शन आएगा मरम्मत और सुरक्षा। क्या आएगा? मरम्मत और सुरक्षा। आई होप, आशा करता हूं आपको चैप्टर नंबर 1 के अच्छे से एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है संचालन का सिद्धांत। क्या नाम है? संचालन का सिद्धांत। एक एक करके सारे एमसीक्यू को समझते हैं। क्या लिखा है? संचालन का सिद्धांत अर्थात क्या? तो संचालन का सिद्धांत अर्थात क्या? संचालन का सिद्धांत अर्थात क्या? बोलो जल्दी। तो इसका आएगा अनुभव और निचोड़ है। अनुभव और
निचोड़ है। वैज्ञानिक संचालन की विचारधारा के प्रणेता कौन है? तो वैज्ञानिक संचालन की विचारधारा के प्रणेता हैं फ्रेडरिक टेलर। कौन है? फ्रेडरिक टेलर। वैज्ञानिक संचालन की विचारधारा के प्रणेता कौन है भाई? फ्रेडरिक टेलर। और नवीन पारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन है भाई? एल्टन मेयो। कौन है बड़ा? एल्टन मेयो। कौन है बड़ा? एल्टन मेयो। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है वैज्ञानिक संचालन के बोलेंगे तो फ्रेडरिक टेलर लिखना है, और नवीन विचारधारा के पारंपरिक प्रेरणा कौन थे? तो एल्टन मेयो थे। इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बड़ा? अगर तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे शेष बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। इस कथन किसने दिया था? तो प्रोफेसर उर्बिक ने किया था। बड़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आएगा उर्बिक। क्या आएगा? प्रोफेसर उर्बिक। क्या आएगा? प्रोफेसर उर्बिक। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने? तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वो तुम्हारे शेष बातों का ध्यान रखेंगे। यह बात प्रोफेसर उर्बिक ने कहा था। नेक्स्ट 14वां क्या है बड़ा? ध्येयलक्षी संचालन के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा, उद्देश्य लक्षी संचालन के सिद्धांत कौन है? तो पीटर एफ डकर ने। ठीक है ना। और श्रम विभाजन के अमल द्वारा इनमें से कौन सी प्रवृत्ति हो सकती है? तो उसका आएगा विशिष्टीकरण। क्या आएगा? विशिष्टीकरण। ठीक है, अब हम अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, प्लानिंग, आयोजन के बारे में। ठीक है बेटा, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एमसीक्यूज आज हम अच्छे से करवा देंगे। यदि कर्मचारी को उनकी कार्य क्षमता के योग्य प्रतिफल ना मिले तो इनमें से किसमें वृद्धि होती है? यानी कि कोई भी कर्मचारी को उनके कर्मचारी की कार्य क्षमता के आधार पे उनको उतना वेतन ना मिले तो वो किसमें वृद्धि होती है? तो कर्मचारी के परिवर्तन दर में क्या होती है? वृद्धि। मतलब हर कर्मचारी क्या कर सकते हैं? काम को छोड़कर चले जा सकते हैं, क्योंकि भाई जब उनको योग्यता के अनुसार पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम को छोड़ सकते हैं। मतलब कर्मचारियों का क्या होगा? परिवर्तन दर में वृद्धि होगी। 17वां क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा? आयोजन की प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? आयोजन की प्रक्रिया बोला भाई, आयोजन की प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? योजना का मूल्यांकन करना। योजना का मूल्यांकन करना। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या लिखा है? इकाई का जीवन ध्येय तय करने वाली योजना कौन सी है? तो इस योजना को बोलते हैं व्यूहात्मक योजना। क्या बोलते हैं? व्यूहात्मक योजना। सफल आयोजन के लिए पूर्व शर्त क्या है? तो सफल आयोजन के लिए पूर्व शर्त है परिवर्तनशीलता। क्या है? परिवर्तनशीलता। आयोजन किसके साथ संबंध है? तो आयोजन है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन किसके साथ संबंध है? भविष्य के साथ। आयोजन का कार्य अर्थात क्या? चयन का कार्य। आयोजन का कार्य मतलब पसंदगी का कार्य, चयन का कार्य। ठीक है, यहाँ पर पसंदगी भी लिख सकते हो, पसंदगी का कार्य। ठीक है, इनमें से आयोजन का कार्य क्या है? नियम। क्या है? नियम। क्या है? नियम। आगे नेक्स्ट, आयोजन की विधि का प्रथम क्रम कौन सा है? आयोजन की विधि का क्या है? प्रथम क्रम कौन सा है? कि लक्ष्य निर्धारण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र। इसके भी एमसीक्यूज एकदम इजी वे में समझते हैं। कार्यों के विभागीकरण के कारण, यहाँ पर बड़ा देखो थोड़ी बहुत यहाँ पर बड़ा टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, तो बड़ा हम उसको सुधारेंगे। कारण, ठीक है, कार्यों के विभागीकरण के कारण इनमें से क्या संभव बनता है? तो संभव की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो उसका उत्तर आएगा विशिष्टीकरण। क्या आएगा? विशिष्टीकरण। ठीक है, कौन से व्यवस्था तंत्र को
सेनाओं का व्यवस्था तंत्र कहा जाता है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से व्यवस्था तंत्र को सेनाओं का व्यवस्था तंत्र कहा जाता है? कौन से व्यवस्था तंत्र को सेनाओं का व्यवस्था तंत्र कहा जाता है? तो उसका उत्तर आएगा रेखीय व्यवस्था तंत्र। क्या आएगा? रेखीय व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से व्यवस्था तंत्र में विभाग की अपेक्षाकृत कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है? मतलब इसमें से कौन सा व्यवस्था तंत्र है जो विभाग की अपेक्षा कार्य को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभाग को कम कार्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसे व्यवस्था तंत्र कौन सा है? तो उसका नाम है कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। क्या नाम है? कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र। चलिए 27वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव संबंधों के आधार पर प्राकृतिक रूप से रचित मानव संबंधों का जाल किस नाम से पहचाना जाता है? तो उसका उत्तर आएगा बड़ा अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। क्या आएगा? अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। क्या आएगा? अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। अब बड़ा यहां पर देखो, नेक्स्ट को बोलेंगे निम्न स्तर। निम्न स्तर यानी निम्न स्तर पर आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहलाता है? मतलब निम्न स्तर पर आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेंगे। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट ढांचा सामान्य ढांचे के संयोजन से रचित व्यवस्था तंत्र को क्या कहते हैं? यानी क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट ढांचा सामान्य ढांचे के संयोजन से रचित व्यवस्था तंत्र को क्या कहा जाता है? तो श्रेणी की व्यवस्था तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी की व्यवस्था तंत्र कहा जाता है। तीसरा, इनमें से क्या अपनाने से भावी संचालन तैयार हो सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? इनमें से क्या अपनाने से भावी संचालन तैयार हो सकते हैं? इसे इसका उत्तर आएगा विकेंद्रीकरण। क्या आएगा? विकेंद्रीकरण। इनमें से क्या सौंपा नहीं जा सकता? इनमें से क्या सौंपा नहीं जा सकता? उसका उत्तर आएगा उत्तरदायित्व। क्या बोलेंगे? उत्तरदायित्व। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था। 32वां क्वेश्चन क्या लिखा है? जिस इकाई में सभी अधिकार उच्च स्तर के संचालकों के पास ही हो तो उसे किस नाम से रहता है? उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब होता है सारा का सारा अधिकार उच्च संचालकों के पास ही हो तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। बिन संचालकीय कर्मचारियों की चयन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो छोटी एवं सरल होती है। छोटी एवं सरल होती है। ठीक है, भर्ती के बाद दूसरा कौन सा कार्य है? भर्ती के बाद दूसरा कौन सा कार्य होता है? तो चयन का कार्य। चयन मतलब पसंदगी का कार्य। ठीक है, मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य कौन सा है? क्या बोल रहा है? मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो उसका उत्तर आएगा कर्मचारी आयोजन। क्या आएगा? कर्मचारी आयोजन। कर्मचारी धंधा की इकाई के लिए क्या है? कर्मचारी जो है वो धंधा की इकाई के लिए क्या है? उसको बोलेंगे अमूल्य संपत्ति है। क्या है? अमूल्य संपत्ति। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन। उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त करने तक के कार्य को क्या कहते हैं? उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त करने तक का कार्य को क्या कहते हैं? भर्ती का कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? भर्ती का कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, मार्गदर्शन की मात्रा कौन से स्तर पर सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखना इसका उत्तर आएगा बड़ा
इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक स्तर, यानी सभी स्तर पे होता है बेटा, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, सभी के सभी स्तर पर होता है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर आएगा अभिप्रेरणा। क्या आएगा? अभिप्रेरणा। निम्न स्तर के संचालन से अहवाल स्वरूप में उच्च स्तर के संचालन तक की जानकारी पहुंचाना अर्थात सूचना प्रेषण। क्या होता है? सूचना प्रेषण मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की सूचना पहुंचाना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर की सूचना पहुंचाना, उसे सूचना प्रेषण कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्रोत्साहन मौद्रिक प्रोत्साहन? इनमें से कौन सा प्रोत्साहन मौद्रिक प्रोत्साहन है? इनमें से कौन सा प्रोत्साहन मौद्रिक प्रोत्साहन है? तो उसे बोलेंगे बड़ा पदोन्नति। क्या बोलेंगे? पदोन्नति। क्या बोलेंगे? पदोन्नति। चलिए, नेतृत्व को अमल में लाने के लिए किसका अस्तित्व होना जरूरी है? तो उसका उत्तर आएगा अधीनस्थ। इसका उत्तर आएगा अधीनस्थ। ठीक है, ये वाला याद रखना। नेतृत्व को अमल में लाने के लिए किसका अस्तित्व होना जरूरी है? अधीनस्थों का। नेक्स्ट, असंचालकीय कर्मचारियों की चयन की प्रक्रिया, असंचालकीय कर्मचारियों की चयन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो संक्षिप्त एवं सरल होती है। अब हम बात करते हैं नियंत्रण। नियंत्रण यहाँ कैसी प्रक्रिया नहीं है? नियंत्रण यहाँ कैसी प्रक्रिया नहीं है? तो याद रखना, उसका उत्तर आएगा जड़ यानी कि कठोर। क्या उत्तर आएगा बाबू? जड़ यानी कठोर। संचालन का कौन सा कार्य नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में पहचाना जाता है? तो उसका उत्तर आएगा आयोजन। संचालन का कौन सा कार्य नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में पहचाना जाता है? उसका उत्तर आएगा आयोजन। नियंत्रण का कार्य संचालन के कौन से स्तर पे होता है? यानी नियंत्रण का कार्य संचालन के कौन से स्तर पे होता है? तो उसका उत्तर आएगा प्रत्येक। क्या आएगा? प्रत्येक स्तर पे होता है। नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रथम अवस्था कौन सी है? तो नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रथम अवस्था है मापदंडों की स्थापना करना। क्या आएगा? मापदंडों की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट है प्रयत्न, परिणाम तथा साधन या उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने के कार्य को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर आएगा नियंत्रण। क्या आएगा? नियंत्रण। फिर 47वां क्या है? आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने के कार्य संचालन का कौन सा कार्य करता है? तो इसका उत्तर आएगा बड़ा नियंत्रण। प्रयत्न, परिणाम, साधन और उद्देश्य को संतुलन बनाए रखने का कार्य क्या होता है बड़ा? इसे बोलेंगे नियंत्रण। ठीक है, अब देखो बड़ा यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बड़ा? ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बड़ा, अभी हमने इसको फर्स्ट एग्जाम के लिए बड़ा आपके 1 से 7 चैप्टर के एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो बड़ा अभी तक के 2018 से 2025 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब बड़ा अब मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा वो टेक्स्ट बुक के वीडियो बनाने वाला हूँ। मतलब टेक्स्ट बुक के भी सारे के सारे एमसीक्यूज मैं आपको एक बार करा दूंगा और एक बार बोर्ड के क्वेश्चन कर लोगे बेटा। तो इसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम एंड बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। मैंने जितने एमसीक्यू कराए हैं सिर्फ आपको इतना ही एमसीक्यूज पढ़ना है बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितना मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सिर्फ उतना ही एमसीक्यू आपको पढ़ने की जरूरत है बेटा। ठीक है ना? बस मैंने आप लोगों को जो भी चीजें सिखाया है या जो भी चीजें आज मैंने जो भी चीजें कहा, ये जितने भी एमसीक्यू हैं आप एक बार जब फर्स्ट एग्जाम देने जाओ, बोर्ड की एग्जाम देने जाओ, कहीं पे भी जाओ, एक बार ईयरफोन लगा करके ये सारी वीडियो देख लेना है। आपके देखना
बहुत सारे एमसीक्यूज, 20 में से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एकदम। बस आपको करना क्या है, रिवाइज करना है। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन भी लोगे ना बड़ा, तो भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। सुनने से ज्यादा याद होता है। तो कभी भी कोई भी चीजें सीखना हो ना, तो सुनो, सुनने से जल्दी याद होता है। हमेशा वीडियो को देखो और सुनो, और देखोगे और सुनोगे ना, तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक बार ऐसा हो तो ट्राई करके देखिए, आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज याद हो जाएंगे। फिर मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, और अगर आप लोगों को टेस्ट देना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हाँ सर बिल्कुल हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक पेपर एमसीक्यूज वाला बनाऊंगा, और आप लोग दे के देखना कितने एमसीक्यूज आपके सही होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।